वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। और इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर मैथ की श्रृंखला में ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने समझा था गणितीय संक्रियाएं, जिनमें मुख्य रूप से 4 संक्रियाओं में से हमने 3 संक्रियाएं अपने पहली क्लास में या पहली वीडियो में समझ ली थी, और एक आखिरी जो संक्रिया थी भाग, वो हमारी रह गई थी, उसे हम आज समझेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भाग का मतलब होता है खंड या संख्या के हिस्सों को खंडों में बांटना, यानी किसी संख्या को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे 10 संतरों को 5 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक को कितने संतरे मिलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2, यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी 5 व्यक्तियों को प्रत्येक को 2-2 संतरे मिल जाएंगे। अगला जो उदाहरण ये वाला है, ऐसे उदाहरण काफ़ी ज़्यादा सीटेट में पूछे गए हैं, तो स्टेट टेट में भी पूछे जा सकते हैं। यदि किसी संख्या में भाजक 5 हो, भागफल 317 तथा शेषफल 3 हो, तो भाज्य क्या होगा। इसके लिए सिंपल ही आपको एक फॉर्मूला इसे लर्न कर लेना है। दिया है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हमें भाज्य निकालना है, तो भाजक की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो 5 का गुणा भागफल में दिया गया है 317 और रिमाइंडर यानी शेषफल दिया गया है 3, तो 5 गुणित 317 प्लस 3 कर देंगे। अब 317 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1585। उसमें शेषफल यानी 3 को और जोड़ देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 1588, जो कि हमारा भाज्य होगा। अब याद रखिएगा, इसमें से कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए एग्ज़ाम में तो हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें दी गई वो पुट करके शेष वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाजक कहाँ रखा जाता है, भाज्य क्या होता है, भागफल कहाँ रखा जाता है और शेषफल कहाँ, ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा संख्या है यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। अब वास्तविक संख्याएं जो वो हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में हमारी प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, ये मुख्य संख्याएं आती हैं। आइए एक एक को समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग मुख्यतः गणना करने के लिए किया जाता है। ये संख्या 1 से शुरू होकर n या अनंत तक जाती हैं। यहाँ पे n इसलिए लिखा गया है, n का मतलब होता है वो वैल्यू जो आप सोच सकते हैं, यानी आपके सोचने वाला अंक, या अनंत भी इसे बोला जा सकता है, ठीक है ना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी दशमलव का प्रयोग नहीं किया जाता, और दूसरी चीज़ भिन्न के रूप में भी कभी प्राकृतिक संख्याओं को नहीं लिखा जाता। तीसरी चीज़, ये संख्याएं शून्य से प्रारंभ नहीं होती और ये हमेशा धनात्मक होती हैं। ये 4 बातें आप याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दशमलव का इनमें कभी प्रयोग नहीं होता, भिन्न के रूप में इन्हें लिखा नहीं जा सकता कभी, और ये शून्य से भी प्रारंभ नहीं होती, और ये हमेशा धनात्मक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं पूर्ण संख्याएं, उसके बाद समझेंगे हम पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर n तक थीं, इसमें सिर्फ 0 को और हम शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है ना। यानी 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 n तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब तीसरी चीज़ समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 ये n तक वाली संख्याएं शामिल करेंगे, और साथ में ऋणात्मक संख्या यानी संख्या रेखा पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को दर्शाने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया आपको, ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए होंगे। अब समझते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्याएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे -2 -4 -6। अक्सर क्या होता है, माइनस का सिंबल देखते ही हमें लगता है कि ये सम संख्या नहीं है, तो ऐसा नहीं है। माइनस की सम संख्याएं भी सम संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर 1 3 5 इस तरह के अंतर से चलती रहेंगी, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं भाज्य संख्याएं।
वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 विभाजक हों, यानी जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। अब यहाँ पे देखिए 6, 8, 9 और 12, ये जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं इनके कम से कम 3 विभाजक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 को ले लेते हैं, तो 6 का पहला विभाजक तो हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, 2 से भी डिवाइड हो जाता है 6, 1 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और खुद 6 से भी हो जाता है, यानी इसके कुल 4 विभाजक हैं। 8 को देख लेते हैं, 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और स्वयं 8 से भी होगा, ठीक है ना। 9 को देखते हैं तो 1, 3 और 9, इस प्रकार से इनके 3 या 3 से अधिक विभाजक होना अनिवार्य है, तभी ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं व एक से बस विभाजित हों, यानी इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो स्वयं और एक से। अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, तो 2 को देख लेते हैं तो 2 में सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 3 भी ऐसा ही है, 1 और 3 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी की पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जी हाँ, भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई कि जिनके कम से कम 3 विभाजक हों। तो यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी मान लो, तो अगर आप बोलें कि 2 है तो 2 के तो सिर्फ 2 ही विभाजक थे, लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा विभाजक हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4, ठीक है ना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 होगी, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसके 2 विभाजक हैं। अगर 1 को लेते हैं तो 1 का सिर्फ एक ही विभाजक है, वो है स्वयं वो 1। तीसरा पॉइंट, ये ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है कि किसी संख्या का परवर्ती उसके आगे की संख्या होती है। यहाँ पे दिया गया है 10 का परवर्ती 11 होगी, यानी उसके आगे की संख्या उसका परवर्ती होगी, एवं उसका पूर्ववर्ती उससे पीछे की संख्या होती है। जैसे 10 का पूर्ववर्ती होगा 9, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं। अब दूसरा हमारा दिया हुआ था कि काल्पनिक संख्या क्या है। वे संख्याएं जिसकी मात्रा हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर होते हैं ये। जैसे कि √-4। अब आपको पता होगा अंडर रूट से जब भी कोई संख्या बाहर आती है तो वो पेयर में आती है, और अंडर रूट के अंदर जब कोई संख्या जाती है तब भी वो पेयर में ही जाती है। तो यहाँ से मान लो -4 को हम अंडर रूट से बाहर कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस जो है उसका कोई पेयर नहीं है। यदि पेयर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो इसके लिए आयोटा का प्रयोग किया जाता है, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर आई की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। तो -1 होके प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब रूट में से -4 आयोटा के साथ निकलेगा तो 2i निकलेगा, ठीक है ना। यानी माइनस के सिंबल की प्लेस पर हम आयोटा का यूज़ करते हैं। तो 4 का तो हमारा बाहर आ गया 2, और माइनस का हमने ले लिया आयोटा यानी आई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से कुछ काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं, जबकि p व q पूर्णांक हों। p और q पूर्णांक होना जरूरी है। पूर्णांक क्या है वो हम ऊपर समझ चुके हैं। एवं q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी जो q रहेगा, हर रहेगा, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2/3, -2/5, 4/3, -3/4, ये सभी जो हैं परिमेय संख्या हैं। लेकिन आप देखिए 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें हर की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रकट किया जा सके, प्रकट ना किया जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √8। √2 से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो अप्रोक्स मतलब क्लियरली बाहर आए। अप्रोक्स में आ सकती है, यानी डेसिमल में बाहर आएगी, इसीलिए वो अपरिमेय संख्या है। √3 को अप्रोक्स वैल्यू बाहर आएगी। इसी प्रकार ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनकी कोई परफेक्ट वैल्यू रूट के बाहर नहीं आती,
इसलिए अपरिमेय संख्याएं आती हैं। और यहाँ पे दिया है पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज़ समझते हैं, हालांकि इसको मैं एक पर्टिकुलर क्लास में समझाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है तो समझ लेते हैं कि समरक यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। समरक या क्लोजर प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि यदि हम किन्हीं दो संख्या प्राकृतिक संख्याओं का या धनात्मक संख्याओं का या ऋणात्मक संख्याओं पर ये लागू करते हैं तो हमें वही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। यानी हम प्राकृतिक संख्याओं का यदि योग कर रहे हैं तो हमें योग करने पर प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी अथवा नहीं होगी। तो आइए ये प्रॉपर्टी हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक नंबर पर लागू करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्लस पर हमने लागू की। 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है। 2 और 3 को जोड़ने पर हमें 5 मिला, तो आपको पता होगा 5 भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 6 और 9 को हमने जोड़ा तो हमें आंसर मिला 15, तो 15 भी एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है यानी समरक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, समरक है। अब देख लेते हैं माइनस पर ये प्रॉपर्टी लागू होती है या नहीं। माइनस में देखिए 2 भी एक नेचुरल नंबर है और 1 भी एक नेचुरल नंबर है। 2 में से 1 घटाने पर 1 हमें प्राप्त हुआ, जो कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि 1 एक नेचुरल नंबर है और 2 भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 में से 2 को घटाने पर हमें -1 प्राप्त हो रहा है। और -1 हमने देखा था कि नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। और 2 में से 2 घटाने पर हमें 0 मिल रहा है, जो कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं था, इसलिए ये समरक नहीं होगा। तीसरी चीज़ देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे ये लागू होता है या नहीं। 2 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिला, जो कि एक नेचुरल नंबर है। 2 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 6 मिला, ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये समरक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। अब देख लेते हैं डिवाइड पर। तो 3 में यदि हमने 2 क्योंकि 3 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो 3 में हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 1.5 मिला। अब 1 पॉइंट हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है दशमलव का प्रयोग नहीं किया जाता प्राकृतिक संख्याओं में। यहाँ पे दशमलव में वैल्यू आ रही, यानी ये जो है समरक नियम यहाँ पे समरक प्रॉपर्टी भाग में भी लागू नहीं होती। तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी में हमने जाना कि केवल प्लस और मल्टीप्लाई में ही समरक प्रॉपर्टी लागू होती है। समरक प्रॉपर्टी या इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट जैसे एग्ज़ाम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।